बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, द थर्ड लेवल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों, जो चैप्टर है वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के साथ एंड हो जाता है। राइटर बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते कि जो थर्ड लेवल था वो रियली में एग्जिस्ट करता था या फिर वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी चार्ली की। तो उन्होंने ये टोटली रीडर्स पे छोड़ दिया है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को इंटरप्रेट करें। तो बच्चों, हमने चैप्टर से ये समझा था कि जो चार्ली था वो मॉडर्न वर्ल्ड की नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो एक्चुअल में एक एस्केप पॉइंट ढूंढता था। वो एक्चुअल में पास्ट में जाना चाहता था और इसी का रिजल्ट था उसकी इमेजिनेशन का ये थर्ड लेवल, जो कि रियल में नहीं था। वो सिर्फ इमेजिन करता था कि वो थर्ड लेवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके वो एस्केप कर सकता है, दूर जा सकता है मॉडर्न वर्ल्ड के हसल और बसल से, मॉडर्न वर्ल्ड की नेगेटिविटी से। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो थर्ड लेवल हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो किसकी तरफ रेफर करता है, वो क्या बताता है, यानी कि थर्ड लेवल एक्चुअल में क्या था। आंसर, द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क डज नॉट रियली एग्जिस्ट। तो जो थर्ड लेवल जो हमने चैप्टर में पढ़ा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में वो नहीं था। There are only two levels at the station. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 ही लेवल है। द थर्ड लेवल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो जो थर्ड लेवल था ये पूरी तरह से चार्ली की इमेजिनेशन का ही एक प्रोडक्ट था। ही फाइंड्स इट एज अ प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। और चार्ली के लिए थर्ड लेवल का मतलब था, चार्ली थर्ड लेवल को एक एस्केप समझता था, एक एस्केप पॉइंट समझता था जहाँ से वो एस्केप कर सकता था मॉडर्न वर्ल्ड से। और मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है, जो कि फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फुल ऑफ फियर है। तो हर तरह की इनसिक्योरिटी, हर तरह की नेगेटिविटी जो मॉडर्न वर्ल्ड में है उन सबसे वो एस्केप कर सकता था, दूर जा सकता था वहाँ से थर्ड लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो चार्ली हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब चार्ली थर्ड लेवल पे जाता है तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि वो 2 टिकट ले लेता है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, और फिर वो हमेशा के लिए न्यूयॉर्क से बहुत दूर चले जाएंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि क्या चार्ली वापस से थर्ड लेवल पे जा पाता है, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर तक जा पाता है जहां से वो टिकट ले सकता था, कहां तक कि गेल्सबर्ग की, अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए। तो क्या वो वापस जा पाया था? उसने बहुत ट्राई किया था कि उसको वो कॉरिडोर मिल जाए जो कि थर्ड लेवल तक जाता था। तो क्या वो वापस जा पाया, क्या वो टिकट खरीद पाया? Answer, Charlie was all the more willing to go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife. तो जो चार्ली था वो more willing, बहुत ज़्यादा चाहता था कि कैसे भी करके वो थर्ड लेवल तक वापस पहुंच जाए, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर तक वापस पहुंच जाए जहां से वो टिकट खरीद सके, कहां तक कि गेल्सबर्ग की। और किसके लिए? 2 टिकट, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। But the third level being his imagination, he would never go to buy tickets from there. तो चाहता तो बहुत था, उसने बहुत एफर्ट्स भी किए थे, बहुत टाइम उसने स्पेंड किया था वहाँ तक का रास्ता वापस ढूंढने का, लेकिन वो थर्ड लेवल एक्चुअल में था ही नहीं। वो थर्ड लेवल सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन था, इसीलिए वो वहाँ तक वापस नहीं जा पाया। वो 2 टिकट गेल्सबर्ग तक की नहीं खरीद पाया क्योंकि थर्ड लेवल रियल में नहीं था, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ओनली एन एस्केप फॉर चार्ली? वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक एस्केप पॉइंट था? और साथ हमें अपना रीज़न देना है, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो अगर हमारा आंसर है यस कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एक एस्केप पॉइंट था, तो हमें जस्टिफाई करके रीज़न देना है कि हमें ऐसा क्यों लगता है। और अगर हमारा आंसर है नो कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एक एस्केप पॉइंट नहीं था, तो हमें उसे भी जस्टिफाई करना है, रीजंस देने हैं कि हमें ऐसा क्यों लगता है। आंसर,
यस, आई थिंक द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो हमारा आंसर है कि चैप्टर पढ़ने के बाद हमें सच में ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक एस्केप पॉइंट था। ही वॉज लिविंग विद द फियर, वरीज, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। और हमें ऐसा क्यों लगता है? तो हमें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तो चार्ली था, उसकी जो लाइफ थी वो कहाँ थी? न्यूयॉर्क में थी। और उसकी जो मॉडर्न लाइफ थी वो कैसी थी? वो फुल of fear, full of worries, full of stress and full of insecurity थी। He wished to live in a peaceful world that existed long before। और वो क्या चाहता था? वो इन सब से दूर जाना चाहता था और एक ऐसे समय में जाना चाहता था जिस समय ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पीसफुल था। और वो समय जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, अब से बहुत पहले। तो पास्ट में जाना चाहता था क्योंकि चार्ली को ऐसा लगता था कि जो पास्ट लाइफ थी, पास्ट का जो समय था वो बहुत पीसफुल था। उस समय इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह की टेंशन, इस तरह का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था। तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत परेशान हो गया था और उसके अकॉर्डिंग पास्ट लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो एस्केप करना चाहता था, अपनी प्रेजेंट रियलिटी से दूर जाना चाहता था। सो एन इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड लेवल क्रॉप्ड अप इन हिज माइंड। इसीलिए क्या हुआ? उसके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रॉप अप हो गई, डेवलप हो गई। वो एक चीज़ इमेजिन करने लग गया। ही फाउंड दिस टू बी अ प्लेस दैट एग्जिस्टेड मच बिफोर द टू वर्ल्ड वॉर्स। और वो एक ऐसा प्लेस इमेजिन करने लग गया जो कि उस समय था जबकि दोनों वर्ल्ड वॉर हुई ही नहीं थी, दोनों वर्ल्ड वॉर से भी पहले का समय। तो यहाँ ये बात यही बताती है कि आज के समय में जो वर्ल्ड में इतनी वायलेंस है, तो जब ये वायलेंस थी ही नहीं, जब वर्ल्ड वॉर हुई ही नहीं थी, उस समय का जो विश्व था, उस समय का जो समय था वो बहुत ज़्यादा पीसफुल था। तो चार्ली उसी समय में वापस जाना चाहता था। ही थॉट ऑफ बाइंग टिकट्स फ्रॉम देयर टू अ प्लेस ऑफ द पास्ट। और वो चाहता था कि वो थर्ड लेवल पर जाके टिकट खरीद पाए ताकि वो भी पास्ट के समय चला जाए जब लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। ही थॉट ऑफ लिविंग देयर अवे फ्रॉम द ह्यूमन क्राई ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और वो चाहता था कि वो इस मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत दूर चला जाए। मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी ह्यूमन क्राई है, क्राई मतलब जितने भी पेन्स हैं, जितनी भी सफरिंग्स है, और ह्यू यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी एस्पेक्ट है, जो एटीट्यूड है मॉडर्न वर्ल्ड का, जो कि क्या है, फुल ऑफ नेगेटिविटी है। तो वो इन सब से बहुत दूर जाना चाहता था, पास्ट में जाना चाहता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये वो समय था जब लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार्ली को अचानक एक दिन एक लेटर मिलता है जो कि सैम ने लिखा था। तो ये जो लेटर था सैम का लिखा हुआ, जो कि सैम ने लिखा था चार्ली को एड्रेस करते हुए। तो ये लेटर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आप उस लेटर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या था वो लेटर? आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? क्या पता चला आपको उस लेटर के बारे में जान के? आंसर, Charlie found a letter from Sam, his psychiatrist friend, among his collection of first day covers। तो जो चार्ली था उसे एक लेटर मिलता है सैम का, और सैम कौन था? उसका एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था। तो उसे अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम का एक लेटर मिलता है। कब मिलता है? जब वो अपना फर्स्ट डे कवर का कलेक्शन देख रहा होता है, तो अचानक से उसे वो लेटर वहाँ मिलता है। He had never seen before it, but now it suddenly appeared। तो अपना कलेक्शन चार्ली ने पहले भी बहुत बार देखा था, लेकिन उस कलेक्शन में उसे सैम का वो लेटर पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। लेकिन उस दिन अचानक वो लेटर वहाँ पे अपीयर हो गया, एक तरह से वो प्रकट हो गया उसके कलेक्शन में। इन द लेटर Sam had informed Charlie that he was living in Galesburg on the third level। और इस लेटर में सैम ने क्या लिखा था? सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया था, चार्ली को बताया था कि सैम अब कहाँ रह रहा है? गेल्सबर्ग में रह रहा है। और गेल्सबर्ग तक वो कैसे पहुँचा था? थर्ड लेवल से पहुँचा था। तो वो लेटर सैम ने गेल्सबर्ग से लिखा था और उसने चार्ली को इन्फॉर्म किया था कि वो थर्ड लेवल पे पहुँच के ट्रेन की टिकट लेके गेल्सबर्ग आ गया है, पास्ट के समय में वो आ गया है।
क्लियरली द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो इस लेटर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी डाउट कि वो जो लेटर था वो भी चार्ली की इमेजिनेशन का ही एक प्रोडक्ट था। इट वॉज हिज अनदर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और ये क्या था, ये चार्ली का एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट था। हमने पढ़ा था पहले कि जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, उसने ये टर्म यूज़ की थी। उसने कहा था थर्ड लेवल के बारे में कि थर्ड लेवल किस तरह से है, जिस तरह से कोई वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होता है, यानी कि तुम ये चीज़ ड्रीम कर रहे हो और अपने ड्रीम को सच होने के लिए तुम इतना ज़्यादा चाहते हो कि तुम्हारा ड्रीम सच हो जाए कि तुम विश्वास करने लगे हो कि तुम्हारा ड्रीम सच हो गया है, तुम्हारी वो विश पूरी हो गई है। तो उसी तरह से लेटर भी वैसे ही था। चार्ली इतना ज़्यादा चाहता था कि वो थर्ड लेवल और गेल्सबर्ग की जो बात है वो सच साबित हो जाए, और वो इतना ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन पे विश्वास करने लगा था कि वो उसे सच मानने लगता है। तो उसी का रिजल्ट था सैम का वो लेटर। सैम्स लेटर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट लाइक चार्ली, सैम टू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ सैड रियलिटीज़। और इसके अलावा एक और बात जो हम सैम के लेटर को पढ़ के कह सकते हैं वो ये है कि जो चार्ली था उसकी तरह सैम भी क्या चाहता था, आज के समय की जो रियलिटी है उससे वो भी दूर जाना चाहता था, वो भी इन सब से एस्केप करना चाहता था। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, चार्ली भी कहता था ना कि जो सैम था वो हमेशा से क्या करना चाहता था, एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहता था। वो एक सिटी बॉय था, वो हमेशा से बिग सिटी में रहा था, लेकिन वो एक छोटे टाउन के एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था और एक छोटा सा बिजनेस जहाँ पे वो ग्रेन बेच सके, हे बेच सके, ऐसा काम वो करना चाहता था। तो हम कह सकते हैं कि जो सैम था वो भी चार्ली की तरह ही मॉडर्न वर्ल्ड जो सिटी लाइफ है उस सबसे दूर जाके एक छोटे से टाउन में रह के एक सिंपल पर हैप्पी लाइफ वो बिताना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। तो हमारा एक स्टेटमेंट है इस चैप्टर से लिया हुआ। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आज के समय का समय है जिसमें कि हम रह रहे हैं, ये कैसा टाइम है जब हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, हमारे मन में बहुत चीज़ों को लेके फियर है, डर है, पूरे वर्ल्ड में वॉर हो रही है, वायलेंस हो रहा है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी वरीज हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारी लाइफ में सच में इतनी सारी नेगेटिविटीज़ है, हम इतनी सारी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, इतना सारा पेन है हमारी लाइफ में, तो वो कौन कौन से वेज हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इन सारी नेगेटिविटीज़ को ओवरकम कर पाते हैं, इन सारी नेगेटिविटीज़ को हम हरा पाते हैं, इनसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो मॉडर्न लाइफ है उसमें इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतनी सारी सफरिंग्स है, तो हम क्या करते हैं अपनी इन सफरिंग्स से थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेने के लिए, अपने इन सफरिंग्स को थोड़े समय के लिए हराने के लिए हम क्या करते हैं। आंसर, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स, वरीज एंड स्ट्रेस। तो हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ है वो कैसा समय है जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस है। These conditions make us uneasy। तो ये जितनी भी conditions हैं ये सभी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा uneasy बना देती हैं। So we try to overcome them by escaping from reality। तो हम इन सारी negativities से escape करने की कोशिश करते हैं, जो reality है उससे हम escape करना चाहते हैं, उससे हम दूर जाना चाहते हैं। We try to escape to imaginary past because we believe that the past was free from insecurity, फियर एंड वरीज। तो हम एस्केप करके कहाँ जाना चाहते हैं, हम फिर से पास्ट में जाना चाहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो हमारा पास्ट था, जो हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ थी, जो हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों की जो लाइफ थी, उस लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी, फियर और वरीज नहीं थी। उनकी लाइफ बहुत पीसफुल, बहुत सिंपल और बहुत हैप्पी थी। तो इसीलिए हम भी मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करके हमारे पास्ट में जाना चाहते हैं, हम वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं जैसा कि हमारे एंसेस्टर जिया करते थे।
We adopt hobbies such as stamp collection, watching comic shows, playing with children, etc. और इसके अलावा हम अपने अंदर बहुत सारी हॉबीज़ डेवलप करते हैं। हम अपने आप को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम बहुत सारी हॉबीज़ डेवलप करते हैं। जैसे कि हम स्टैम्प कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम कॉमिक शोज़ देखना शुरू कर देते हैं अपनी सफरिंग से बचने के लिए। हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल जाए, इसके लिए हम कॉमिक शो देखते हैं टीवी पे। हम बच्चों के साथ खेल के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो थोड़े समय के लिए हम अपनी सारी सफरिंग, सारा पेन और सारी नेगेटिविटी को भूल जाएं, थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें। इसके लिए हम ऐसी हॉबीज़ डेवलप करते हैं जो कि हमें क्रिएटिव बनाए, हमें प्रोडक्टिव बनाए, और हम बच्चों के साथ खेलते हैं, कॉमिक शोज़ देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिले। Being busy with our hobbies, we get some relief from the harsh realities of the world. और जब हम अपनी हॉबीज़ में बिज़ी रहते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। किससे? जो आज के समय की हार्श रियलिटी है, उस रियलिटी से हमें थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा ब्रेक हमें मिल जाता है। तो एक्चुअल में हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी और सफरिंग्स हैं, तो उनसे थोड़ा सा ब्रेक चाहने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अंदर हम क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, अपने अंदर हम अलग अलग हॉबीज़ डेवलप करते हैं, और इसके अलावा हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कॉमिक शोज़ देखते हैं, बच्चों के साथ हम खेल के टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमने जो स्टोरी पढ़ी है द थर्ड लेवल, इस पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या आप ऐसा सोचते हैं कि टाइम और स्पेस को लेकर इस स्टोरी में एक इंटरसेक्शन दिखाया गया है, एक डिफरेंस, एक विभाजन दिखाया गया है? यानी कि क्या इस स्टोरी में अलग अलग टाइम की, अलग अलग स्पेस की बातें की गई है? क्या इस तरह का डिफरेंस इस स्टोरी में आपने देखा है? आंसर, द स्टोरी द थर्ड लेवल कॉन्स्टेंटली लिंगर्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो हमारा आंसर है कि जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये स्टोरी कॉन्स्टेंटली, लगातार लिंगर करती है, लगातार मूव होती है। कहाँ से? पास्ट से प्रेजेंट में। तो ये लगातार मूव होती रहती है, कभी ये पास्ट में चली जाती है, कभी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। द पास्ट इज अबाउट अ प्लेस नेम्ड गेल्सबर्ग एंड द प्रेजेंट टेल्स अबाउट न्यूयॉर्क। अब ये पास्ट और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है? जो पास्ट लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गेल्सबर्ग, जो एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, वो यूज़ किया गया है। और जो प्रेजेंट लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसको दिखाने के लिए एक बिग सिटी, मॉडर्न सिटी न्यूयॉर्क का यूज़ किया गया है। द नरेटर लिव्स इन न्यूयॉर्क अमंग द मॉडर्न इनसिक्योरिटी एंड फियर। अब जो नरेटर हैं चार्ली, वो इस समय कहाँ रहते हैं? वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो वो एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनकी मॉडर्न लाइफ कैसी है? इनसिक्योरिटी और फियर से भरी हुई है। He finds the third level at the Grand Central Station, a place of 1894। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल मिल जाता है। और जो थर्ड लेवल था, ये कब का, कौन से समय को शो कर रहा था? 1894 को शो कर रहा था। We constantly keep on moving from New York to Galesburg and from modernity to the old world। तो इस पूरी स्टोरी में हम मूव होते रहते हैं, कभी हम गेल्सबर्ग में चले जाते हैं ओल्ड टाइम में, और कभी हम न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मॉडर्न लाइफ, प्रेजेंट लाइफ को शो करता है। Thus, there is obviously an intersection of time and space in the story। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली, ऑब्वियसली ये बात सही है कि इस स्टोरी में एक इंटरसेक्शन दिखाया गया है टाइम और स्पेस को लेके। तो दो अलग अलग टाइम की बात की गई है, पास्ट लाइफ भी बताई गई है जो कि गेल्सबर्ग के एक स्मॉल टाउन की लाइफ थी, और प्रेजेंट टाइम के बारे में भी बताया गया है जो कि एक बिग सिटी न्यूयॉर्क की लाइफ थी। तो इस तरह से दो अलग अलग टाइम के बारे में, दो अलग अलग स्पेस के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। तो हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी अचानक से होने वाला, हम कोई इलॉजिकल बात करते हैं, अगर हम कोई अचानक से ऐसी बात करते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, इस तरह की कोई बात अगर हम करते हैं, तो कभी कभी वो बात हमारा फ्यूचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बन जाती है, एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसपे हमारा फ्यूचर
फ्यूचर बेस होता है। तो इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है, हमें अपने विचार बताने हैं इस स्टेटमेंट के बारे में कि क्या कभी कभी जो बेसलेस बातें होती हैं, इलॉजिकल बातें होती हैं, उन्हीं पर हमारा फ्यूचर बेस होता है, क्या ऐसा होता है? इस स्टेटमेंट पे हमें अपने विचार बताने हैं। आंसर, being stressed with reality we often imagine quite illogical situations। तो आज के समय हमारी लाइफ कैसी है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो आज के समय की जो रियलिटी है उसके कारण जो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम इमेजिन करने लगते हैं कैसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होती हैं। एज वी सी विथ चार्ली, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द गुड ओल्ड वर्ल्ड ऑफ 1894। जैसा कि हम चार्ली को देख सकते हैं कि जो चार्ली था वो भी अपनी प्रेजेंट लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो अपने आप को कहाँ देखने लगता है, 1894 के समय में देखने लगता है। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ टोटल पीस वेयर पीपल लिव अ रोमांटिक लाइफ। और ये जो समय था 1894 का, ये वो समय था जब लोगों की लाइफ बहुत हैप्पी थी, बहुत पीसफुल थी। और उनकी लाइफ कैसी थी, वो एक रोमांटिक लाइफ जीते थे। रोमांटिक लाइफ का मतलब एक ऐसी लाइफ जो कि फुल ऑफ इमोशंस हो, फुल ऑफ सेंसिटिविटी हो, लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, लोग एक दूसरे के लिए अपने मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स रखा करते थे। तो इस तरह का वो समय था 1894 का। दे आर फ्री फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ मॉडर्न लाइफ। और उस समय लोगों का जो जीवन था वो आज के समय में जो दौड़ भाग है उस दौड़ भाग से बिल्कुल फ्री था। ऑल दिस सीम्स टू बी क्वाइट इलॉजिकल टू अस। तो ये सारी बातें पढ़ के हमें ऐसा लग सकता है कि ये बातें कितनी इलॉजिकल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि चार्ली पास्ट में चला जाए, 1894 के समय में वो चला गया, ये बात कितनी इलॉजिकल है। बट बीइंग ट्रबल्ड विद प्रेजेंट डे लाइफ, people will surely find ways to make the world a peaceful place। लेकिन ये जो इलॉजिकल बात है, इसी बात से हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मतलब राइटर ये कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी सफरिंग्स हैं। और हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि जो पास्ट का समय था, जो पहले का समय था, वो कितना पीसफुल था। तो अब हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, ऐसा तो कोई मीडियम है ही नहीं जिसके द्वारा हम पास्ट में चले जाएं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अपनी प्रेजेंट लाइफ से परेशान हो गए तो हम, और हमें लग रहा है कि जो पास्ट का समय था वो कितना अच्छा था, तो हम पास्ट में नहीं जा सकते। लेकिन पास्ट में जो अच्छी बातें थी, हम उन चीज़ों को आज के समय में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाए, वो वैसा हो जाए जैसा कि हमारा पास्ट था। तो इसीलिए जो ये इलॉजिकल बात है, इसी पे हमारा फ्यूचर हम बेस कर सकते हैं। हम पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन पास्ट की अच्छी बातों को हम आज के समय में प्रेजेंट में अप्लाई करके अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। अपने फ्यूचर को हम उसी के अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, philately helps us keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to move constantly between the past, the present and the future? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो फिलैटले होता है, फिलैटले कहते हैं जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है फिलैटले। तो राइटर कह रहे हैं कि जो फिलैटले हैं वो क्या एक ऐसी हॉबी होती है जिसके द्वारा हम अपने पास्ट को, पुराने समय को अपने मन में अलाइव रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश, जीवित रख सकते हैं। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें और जो बाकी अदर वेज हैं और क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने पास्ट को अलाइव रख सकते हैं, हमें उन तरीकों के बारे में बताना है। और साथ में हमसे ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो ह्यूमन नेचर है, क्या नेचर होता है हमारा बेसिक नेचर, कि हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में लगातार कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं। तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमें उसके विचार बताने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो स्टैम्प कलेक्शन हॉबी होती है, इसके द्वारा हम अपने मन में अपने पास्ट को जीवित रख सकते हैं। तो और क्या क्या तरीके हैं ये करने के, अपने पास्ट को अपने मन में अलाइव रखने के। और साथ में हमें ये बताना है कि जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने पास्ट को भी नहीं भूलते, प्रेजेंट में तो रहते हैं और फ्यूचर के बारे में भी हम लगातार सोचते रहते हैं। तो जो हम पास्ट,
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमें यहाँ बताना है। आंसर, फिलेटली इज ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो फिलेटली क्या होता है, ये एक हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्ट करने की। द स्टैम्प्स इशूड इन द पास्ट कीप दैट टाइम फ्रेश इन आर मेमोरी। तो वो स्टैम्प जो कि पास्ट में इशू किए गए थे, उन स्टैम्प्स को हम अपने जब कलेक्शन में रखते हैं तो जितनी बार भी हम वो कलेक्शन देखेंगे, जितनी बार भी हम वो स्टैम्प देखेंगे जो कि पास्ट में इशू हुए थे, तो क्या होता है, हमारे मन में एक मेमोरी बनी रहती है पास्ट के समय के, उस समय के जब वो स्टैम्प इशू हुए थे। तो स्टैम्प कलेक्शन में हम क्या करते हैं, अलग अलग समय के इशू हुए भी स्टैम्प्स हम अपने कलेक्शन में रखते हैं। तो जब भी हम कलेक्शन को देखेंगे, हमारे मन में वही मेमोरी फिर से रिवाइज हो जाएगी कि हाँ, ये स्टैम्प उस समय इशू हुआ था। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड कार्टून क्लिपिंग्स, कॉइन कलेक्शन और ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड लिटरेचर एसेट्रा आर सम अदर वेज इन विच द पास्ट इज केप्ट अलाइव। तो स्टैम्प कलेक्शन के अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं पास्ट को अलाइव रखने के लिए, तो इसके अलावा हम कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर में कोई अच्छा आर्टिकल आया है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हम वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्टून क्लिपिंग्स आती हैं न्यूज़पेपर में, हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। कॉइन कलेक्शन भी एक ऐसी ही हॉबी होती है जिसमें लोग अलग अलग समय के जो कॉइन्स थे, चला करते थे, उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं। इसी तरह से जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी लोग कलेक्ट करते हैं, और जो पुराने समय में लिखा गया लिटरेचर है उसे भी लोग कलेक्ट करते हैं, ताकि वो अपने पास्ट से कनेक्शन वो बना के रख सके, अपने पास्ट को वो अपने मन में अलाइव रख सके। We believe that people in past lived a happy and peaceful life because there was no hustle and bustle in life। तो हमारे मन में क्या विचार है, हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो पास्ट का समय था, उस समय लोगों का जीवन कैसा था, बहुत हैप्पी और बहुत पीसफुल था। और ऐसा इसलिए था कि उनकी लाइफ में किसी भी तरह का शोर शराबा, किसी भी तरह की दौड़ भाग बिल्कुल भी नहीं थी। We often compare our past with the present and try to shape the future accordingly। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं अपने पास्ट से, और हमें अपना पास्ट इतना अच्छा लगता है कि हम अपना फ्यूचर उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार शेप करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट से हम इंस्पायर होते हैं, और उस समय के अच्छे काम को हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा बन सके, उसी के अकॉर्डिंग वो शेप ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, You have read Adventure by Jayant Narlikar in Hornbill class 11th. Compare the interweaving of fantasy and reality in the two stories। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपने 11th क्लास में आपकी जो इंग्लिश की बुक थी हॉर्नबिल, उसमें आपने एक स्टोरी पढ़ी थी एडवेंचर, जो कि लिखी थी किसने, जयंत नरलीकर ने। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो दोनों स्टोरीज हैं कौन सी, एक तो जो आपने 11th में पढ़ी थी एडवेंचर, और जो एक आपने अब पढ़ी है यहाँ पे द थर्ड लेवल। तो इन दोनों स्टोरीज में फैंटेसी और रियलिटी को, फैंटेसी कहते हैं इमेजिनेशन, तो जो इमेजिनेशन है और जो रियलिटी है उसे किस तरह से इंटरव्यू कर रखा है, किस तरह से आपस में मिक्स कर रखा है, आपस में गूंथ रखा है, इस बारे में हमें बताना है। तो दोनों ही स्टोरीज में एडवेंचर और द थर्ड लेवल, दोनों ही स्टोरीज में फैंटेसी भी है और रियलिटी भी है। तो फैंटेसी और रियलिटी को आपस में कैसे मिक्स करके प्रेजेंट किया गया है, हमें वो बताना है। आंसर, both adventure and the third level present such a subject matter where a character experiences the past। तो दोनों ही स्टोरी हैं हमारी, एडवेंचर जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी और द थर्ड लेवल जो कि हमने अब पढ़ी है। इन दोनों ही स्टोरीज का जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी इन दोनों स्टोरीज की जो थीम है वो क्या थीम है, दोनों ही स्टोरीज में एक कैरेक्टर, कहानी का एक एक कैरेक्टर क्या करता है, वो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस लेता है। तो एडवेंचर में भी हमने यही पढ़ा था, थर्ड लेवल में भी हमने ये पढ़ा कि जो स्टोरी के का एक कैरेक्टर है वो पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। इन एडवेंचर गंगाधर पंत फाइंड्स हिमसेल्फ रीडिंग अ हिस्ट्री बुक। तो हमने एडवेंचर स्टोरी में पढ़ा था कि जो एक कैरेक्टर था गंगाधर पंत, वो क्या करता है, वो हिस्ट्री की बुक पढ़ता है। ही पासेस 2 days इन द पास्ट एंड देन कम्स बैक टू द प्रेजेंट। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो
एक्सपीरियंस करता है कि वो पास्ट में चला गया और पास्ट में जाके उसने वहाँ पे 2 डेज स्पेंड किए थे, लेकिन बाद में फिर से वो कहाँ आ जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है। इन द सेम वे चार्ली इन द थर्ड लेवल फाइंड्स हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ रिमोट पास्ट। और इसी तरह से द थर्ड लेवल में भी हमने क्या पढ़ा, जो एक कैरेक्टर है चार्ली, वो क्या करता है, वो अपने आप को रिमोट पास्ट 1894 के समय में पाता है। लेटर ही ऑल्सो कम्स बैक टू द प्रेजेंट, लेकिन बाद में वो भी प्रेजेंट में लौट आता है। बोथ दीज स्टोरीज प्रोजेक्ट दैट इमेजिनेशन मेक्स अस फॉरगेट रियलिटी। तो ये दोनों ही स्टोरीज ये बात बताती हैं कि जब हम इमेजिनेशन करते हैं, हम किसी चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं इतना ज़्यादा कि हम क्या हो जाते हैं, हम जो रियलिटी है हम उसे ही भूल जाते हैं। बट अल्टीमेटली वी हैव टू कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, हमें रियल वर्ल्ड में वापस लौट के आना ही पड़ता है। तो दोनों ही स्टोरीज में इस तरह से फैंटेसी और रियलिटी को आपस में मिक्स कर दिया गया है। थोड़े समय के लिए हम फैंटेसाइज कर सकते हैं, किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं और उस इमेजिनेशन के द्वारा हम थोड़े समय के लिए अपनी रियलिटी को भूल सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हमेशा के लिए नहीं है। हमें फाइनली अल्टीमेटली हमें रियलिटी में आना ही होगा, हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो जो फैंटेसी होती है ये हमें हेल्प करती है, एक थोड़ा सा ब्रेक हमें देती है कि हम अच्छी चीज़ों को इमेजिन कर लें, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली हमें अपनी इमेजिनेशन को छोड़ के जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, रियलिटी में वापस आना ही होता है। तो बच्चों यहाँ हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर और इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तास बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।